गेट के बाहर खड़े होकर एक पल घर का मुआयना किया। चारों तरफ जगमगाती लाइटिंग और पटाखों की आवाज़ अलग ही खूबसूरती की छटा बिखेर रही थी। अंदर से आती ढोलकी की आवाज़ और उस पर थिरकते हुए गाने और औरतों की हंसी ठिठोली और फिर मेहमानों का जमावड़ा, क्या कुछ नहीं था। चांदनी ने सब देखा और एक लंबी आह भरी, जैसे किसी जंग के लिए खुद को तैयार कर रही हो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर नहीं जाना है क्या? निखत ने आते ही सवाल दागा। हाँ, बस चल ही रही हूँ, चांदनी ने सर हिलाकर जवाब दिया। मन का भारीपन चेहरे पर ना उभरे, इसलिए चेहरे पर गज भर की हंसी चिपका रखी थी। यूं भी वो यही तो करती आई थी। अंदर का माहौल देखकर उसे हैरत नहीं हुई। उसकी सोच के मुताबिक बच्चे को सब घेरे खड़े थे। दादी आ के बलाएं ले रही थी। घूम घूम के वो मिठाइयाँ बांटने के लिए डिब्बे संभाल रही। श्री आखिर खुशी की बात थी ही मिसेज आलम अब दादी बन चुकी थी। सास से एक ओहदा ऊपर बढ़ गई थी तो खुशी तो लाजमी थी। यूँ भी लोगों को मुख से ज़्यादा ब्याज से लगाव होता है। चांदनी बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब किचन तुम संभालो। वैसे भी बेटी आ गई है तो माँ का किचन में क्या काम? मुझे किस बात की फिक्र? मिसेज आलम अपने अंदाज में ही बल खाती चली गई। पीछे से चांदनी ने फीकी इस्माइल दी थी। ऐसा नहीं था कि वो खुश नहीं थी। खुश क्यों ना होती, वो भी तो बुआ बनी थी। लेकिन पिछले महीनों का रवैया आंखों में घूम गया था, जिसकी वजह से वो आने से कतरा रही थी और ना चाहते हुए भी मन में कड़वाहट घुल गई थी। लेकिन चाचा के फ़ोन करने के बाद उसे यहाँ आना ही पड़ा। वैसे भी ये तो रस्म दुनिया है। अपना काम पड़े तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। फिर तो यहाँ मुफ्त की नौकरानी मिल रही थी। चांदनी ने सारे गिले शिकवे की पोटली बांधी और अंधेरे कुएं में धकेल के लग गई अपने काम में। आज बच्चे का नामकरण था, इसलिए वो जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। यहाँ गिने चुने लोगों को बुलाया गया था क्योंकि पार्टी बात करनी थी, इसलिए गिन के अभी कुछ 20-25 मेहमान आए थे, जिनमें से अपने खानदान और कुछ करीबी थे। भाभी, आपको पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है? अगर गर्म है तो और ठंडा कर दूं? चांदनी ने सवाल किया था। अरे चांदनी, जच्चा है, सारा शरीर टूटा होता है, पानी ठंडा क्यों दे रही हो? पता है ना इस टाइम कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। खैर छोड़ो, ये दुख भी किस्मत वालों को मिलता है, तुम क्या समझोगी? ये पहला कटाज था जो चाची के हवाले से आया था और उन्होंने अपने जुमले को अदा करके चांदनी को मातृत्व का एहसास दिलाना जरूरी समझा था। रहने दो भाभी, ये क्या जाने, माँ को ना ये सब पता होता है। माँ बनी होती तब ना जानती कैसे क्या होता है। देख चांदनी, अब मियाँ आए तो खुद को अच्छे डॉक्टर से दिखा लो। भाई, अकेला आदमी कोई आदमी है? मेरी सना बेटी को देखो, शादी के साल भर के अंदर ही बच्चा हो गया। ससुराल वाले पूरे नाज उठाते हैं उसके, और इस बेचारी को देखो, शादी के 7 साल हो गए लेकिन अब भी गोद सूनी है। बुआ की बातों में चिंता कम और ताना ज़्यादा नज़र आ रहा था। चांदनी का दिल किया कि वो चीख चीख कर कहे, मैंने अपने मन से अपनी गोद सूनी रखी है, या मेरा बच्चा नहीं तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन दिल के फफोले दिल में ही रह गए और होठों ने चुप्पी साध ली। उसने वहाँ चुप रहना ही बेहतर समझा। वो किचन से बाहर निकली, लेकिन आंसू शायद रास्ता भूल गए थे, जो आंखों से होते हुए गाल पर जा गिरे। पिछली बार जब घर पर बुलाया था, चाची ने अपनी बहू को उसके पास नहीं आने दिया था। उनका मानना था कि ऐसी हालत में चांदनी की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। उनकी बहू दुनिया इस्म निभाते हुए सलाम करके ऐसे गायब हुई थी जैसे गधे के सर से सींग। यूँ तो चाची ने सबको दावत पर बुलाया था, लेकिन चांदनी को ताना देना उन्होंने अपना वहाँ भी अधिकार समझा था। इस बात से चांदनी आहत हुई और सारे रास्ते रोते हुए गई थी, और पहली बार उसने ऊपर वाले से शिकायत अल्फाज निकाले थे। आखिर क्यों? अब वो भी कहाँ सुनने को थे।
इसलिए आइंदा वहां न जाने की कसम के साथ वो रवाना हो गई। ट्रिंग 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 फोन की बजती धुन ने चांदनी की सोचों के घेरे पर ब्रेक लगाते हुए उसे वर्तमान में पटका और अपनी तरफ उसका ध्यान आकर्षित किया था। चांदनी ने फ़ोन उठाते ही सलाम किया। तभी ऊपर से पहला सवाल दनदनाते हुए आया, ये आंखें लाल क्यों हैं? जिसका जवाब चांदनी ने नींद का बना दिया, लेकिन रेहान भी जानता था ये आंखें न सोने से लाल हैं या रोने से। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उसने अभी कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए वो इधर उधर की बातें बनाकर चांदनी को हंसाने की कोशिश में लग गया, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था। आखिर में चांदनी ने काम का बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया और अब चेहरे पर मंद मंद मुस्कान भी हो भी क्यों ना, रेहान उसे इतना प्यार जो करता था। अरे क्या हुआ, खाना तैयार हुआ या नहीं? चाची ने किचन में झांकते हुए पूछा। हाँ चाची, हो गया सब। चांदनी ने भी किचन का मुआयना करते हुए कहा। आप सबको बुला लो, तब तक मैं घर से हुआ हूँ, चांदनी ने कहा। अरे कहाँ जा रही हो? सबको खाना कौन खिलाएगा? चाची ने हाथ पकड़ते हुए कहा। पहले जच्चा को निकाल दो खाना, फिर कोई खाएगा, चाची ने हुक्म दिया। ठीक है चाची, निकाल दे रही हूँ, आप रुको 1 मिनट, चांदनी ने खाने की तरफ मुड़ते हुए कहा। अरे नहीं चांदनी, तुम रहने दो, चाची ने चांदनी को हटाते हुए कहा। आमना तुम निकाल दो खाना, तुमको पता है ना जच्चे का खाना कैसे निकालना है, ध्यान से निकालना। चांदनी अब तुम निकल जाओ किचन से, चाची ने एक अदा से हाथ नचाकर कहा, जिस पर जंत रखते हुए भी 2 कतरे चांदनी की आंखों से फिसल ही गए थे। उसे भी समझते देर न लगी कि चाची ने उसे किचन से क्यों निकाला है। मैंने खाना बनाया तब छूत नहीं लगी खाने में, खुद में बड़बड़ाते हुए वो किचन से निकल गई, लेकिन आंखों में आंसुओं की लड़ी सी लग गई, जिसे उसने जैसे तैसे छुपाया था और जाकर एक कोने में बैठ गई। ऐसा ये गम ही नहीं, कोई पहचान ले, ऐसा वो कौन है जो दुख मेरा जान ले। ये कहते हुए चांदनी ने आंखें मूंद ली और अपने अतीत में खो गई। चांदनी छत पर बैठी अतीत को याद करने लगी और 7 साल पीछे पहुंच गई। अप्पू ने एक फ़ोटो उसके सामने रखी और दूसरी फ़ोटो हाथ में रखी और बोला, देखकर बताओ कौन सा अच्छा है। चांदनी ने शर्माते हुए कहा, जो आपको अच्छा लगे, और आपसी सहमत से रेहान को पसंद किया गया। चांदनी ने भी सबकी रजामंदी पर मुहर लगा दी। हालांकि चांदनी की अम्मी ने रेहान की मां ना होने पर ऐतराज़ जताया। आखिर मां थी, इसलिए उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। चांदनी के पिताजी ने सबसे राय की घर में और चांदनी की अम्मी की बातों पर गौर किया गया। सबने एक राय में बोला, जिसकी मां नहीं होती उसकी शादी नहीं होती क्या? चांदनी के अप्पू ने चांदनी को राय दी कि वो रेहान से बात करे और उसके मन मिजाज को जान ले। आखिर जिंदगी तो दोनों को ही बितानी है। चांदनी ने उनकी बात मान के रेहान से बात की, क्योंकि रेहान विदेश में नौकरी करता था, इसलिए मिलना मुमकिन नहीं था, सो फ़ोन ही एकमात्र सहारा था। धीरे धीरे बात करते हुए चांदनी और रेहान ने अपने दिल की अदला बदली भी कर ली। फिर इंतज़ार का दौर चला। रेहान किसी भी हालत में चांदनी को अपना बना लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने वतन आने के लिए बोले, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बारात किसी भी पल आने वाली होगी। ये चांदनी के अब्बू थे, जो सुबह से इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। बेटी की शादी में हर बाप की तरह वो भी सारे अरमान पूरे करना चाहते थे, इसलिए खुद जाकर सारी तैयारियों का जायजा ले रहे थे। इधर रेहान के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उसे लग रहा था कब वो पहुँचे और चांदनी को ले आए। हाल तो कुछ ऐसा चांदनी का भी था। सजी धजी वो दुल्हन के लिबास में सचमुच की चांदनी बिखेर रही थी। आखिरकार सबका इंतज़ार खत्म हुआ और 3 खूबसूरत कबूल है कबूल है कबूल है लफ्ज़ ने चांदनी को रेहान का तकदीर बना दिया। कितना खूबसूरत है ना ये लफ्ज़, कबूल है कबूल है कबूल है। रेहान की नज़रें सिर्फ चांदनी को निहार रही थी, जिसे चांदनी ने भी महसूस किया था। चांदनी सबको रुला के बाबुल की चौखट छोड़ रेहान की हकदार हो गई थी
और आंखों में सपने सजाए वो पिया के घर चली आई। रेहान उसका बहुत ख्याल रखता था। घर में उसको सास की थोड़ी कमी जरूर खलती थी, लेकिन रेहान ने उसे बखूबी पूरा कर रखा था। कुल मिलाकर रेहान एक अच्छा पति साबित हुआ। देखते ही देखते शादी के 2 महीने बीत गए। रेहान और चांदनी बहुत खुश थे एक दूसरे का साथ पाकर। कुछ दिनों से चांदनी की तबीयत बहुत ख़राब रह रही थी। उसे टाइफाइड हो गया था, जिसकी वजह से रेहान थोड़ा परेशान रहता था, लेकिन चांदनी उसे समझा देती थी। आखिरकार वो वक्त भी आया जब रेहान के जाने का वक्त हो गया। रेहान जाना नहीं चाहता था और चांदनी की ऐसी हालत में छोड़कर तो बिल्कुल नहीं। सारी रात रेहान और चांदनी की आंखों में बीती। दोनों नहीं चाहते थे इस रात को सुबह बस वक्त यहीं थम जाए, लेकिन वक्त था कि हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। रेहान चांदनी की ढेरों हिदायतें और बातें समझा रहा था। चांदनी की तबीयत खराब देखकर पहले तो सबको लगा कोई खुशखबरी है, लेकिन चांदनी ने ये बात सिरे से खारिज कर दी। अपनी शुरुआती दिनों में रेहान और चांदनी ने तय किया, हम पहले खुद इतना सशक्त बनेंगे ताकि ये जिम्मेदारी उठा सकें। आजकल के परिवेश में बच्चों को अच्छी परवरिश देना बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, इसलिए दोनों ने तय किया हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए। खैर, रेहान जाने के लिए भारी मन से तैयार हुआ, लेकिन चांदनी को देखकर उसका दिल टूट सा रहा था। ये बात चांदनी भी समझती थी, इसलिए उसने अपने चेहरे पर मुस्कान सजा ली थी ताकि रेहान कमज़ोर ना पड़े। रेहान ने चांदनी के माथे पर किस किया और कहा, अपना ख्याल रखना, सबसे मिलकर रहना। ये कहते हुए वो कमरे से निकल गया। चांदनी बस उसे खुद से दूर होते ताकती रह गई। एक रोटी की खातिर कितने मजबूर हो गए, क्या देश, क्या घर बार, सबसे दूर हो गए। रेहान के जाने के बाद उसका कई दिनों तक मन नहीं लगा, घर जैसे काटने को दौड़ता था। रेहान का भी कुछ यही हाल था, लेकिन वो अपने दिल को समझाकर चांदनी को कहता, बस कुछ दिन की बात है, ये दिन भी यूं ही निकल जाएंगे। रेहान और चांदनी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी परिवार को जोड़े रखने में, लेकिन रेहान के जाने के कुछ दिन के बाद में सब ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। चांदनी पर पहला कटाक्ष उसकी चाची सास ने ये कहते हुए किया कि उनके खानदान में अभी तक कोई बहू ऐसी नहीं है जिनको इतना समय लगा हो बच्चा होने में। उनका ये जुमला चांदनी को नागवार गुजरा था। ना चाहते हुए भी वो चुप रही, क्योंकि जाने अनजाने में वो उनकी निजी ज़िंदगी में दखलंदाजी कर रही थी। अब वो सबसे थोड़ी ना कहती कि हमने अभी बच्चा नहीं करने का सोचा है, सो उसने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। एक दिन तो हद ही हो गई। जब अपनी जिठानी के बच्चे को गोद में उठाया तो उसकी बड़ी जिठानी ने ये कहते हुए बच्चा उसकी गोद से ले लिया कि बच्चे खिलाने का इतना शौक है तो खुद का पैदा करो। ये सुनकर चांदनी को ऐसा लगा जैसे उसने बच्चे को उठाकर कोई जुर्म कर दिया है। उस दिन और आज के दिन तक उसने किसी बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। उसके दिल में डर बैठ गया था, कहीं कोई उसकी गोद से अपना बच्चा न छीन ले। पहले तो ये बातें उसने रेहान से छुपा के रखी थी, लेकिन धीरे धीरे उनके तालों में इतना होता इजाफा रेहान के कानों से भी जा टकराया था। अब तो हर बात में उसे बाँझ का ताना मिलने लगा था, जिसे याद करके एक सर्द लहर उसके दिल पर बीती थी। तभी निखत ने उसके पास आकर उसकी सोचों पर ब्रेक लगाया। आपी, चलो सबको खाना खिलाओ। चाची चांदनी भारी मन से नीचे आई, बुला रही हैं। दिल का जख्म फिर से ताज़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने सारे फंक्शन में अच्छे से भाग लिया और मन की पीड़ा को कुछ देर के लिए दिल में दफन कर दिया था। उसने सबको अच्छे से खाना खिलाया और सारे काम खत्म किए और करीब रात के 11:30 बजे अपने घर जाने को तैयार हुई। तभी मिसेज आलम ने उसे मिठाई का डिब्बा थमाते हुए ये कहा, चांदनी ध्यान रखना, इस बार ऐसा हो कि ये मिठाई का डिब्बा मुझे वापस मिले। उन्होंने इस अदा से कहा जैसे चांदनी जानबूझकर मां नहीं बन रही है। जाते जाते भी उसके आंखों में आंसुओं की लड़ी लग गई।
चांदनी झलकती आंखों के साथ बिस्तर पर आई। ऐसा कोई पहली बार नहीं था। वो अक्सर रात करवट बदलते और रोते गुजारती थी। वो अभी सोचों में गुम ही थी कि उसके फ़ोन पर रेहान का नंबर चमका। वो जानती थी रेहान उससे क्या पूछने वाला है, जिसके लिए वो खुद को तैयार करने लगी। उसने फ़ोन को उठाया और सलाम किया। रेहान ने सलाम का जवाब दिया और चांदनी को खोजती नज़र से देखने लगा और चांदनी नज़रें बचाने की कोशिश करने लगी। चांदनी का ऐसा बुझा बुझा चेहरा देखकर रेहान के दिल के 100 टुकड़े हो गए थे। उसने भारी मन से बोलना शुरू किया, तुम वहाँ क्यों गई थी? रेहान ने पहला सवाल दागा। चांदनी खामोश थी और रेहान जवाब के इंतजार में था। फिर चांदनी ने खुद को समेटा और धीमे से मिमियाते हुए बोला, जान चाचा ने कॉल किया इसलिए जाना पड़ा, नहीं जाती तो वो बुरा मान जाते। चांदनी ने बहलाने की कोशिश की। रेहान ये बात जानता था। उसने बस इतना कहा, मेरी बीवी की कोई बेइज्जती करे या उसकी आंखों में किसी ने आंसू लाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। रेहान दबे गुस्से में बोला, क्योंकि उसे पता था वहाँ क्या हुआ होगा। वो बात दोहरा के चांदनी को तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहता था, इसलिए नपे तुले लहजे में बोलने की कोशिश की। चांदनी रेहान को देखकर मुस्कुराई। उसे रेहान पे टूटकर प्यार आया, जैसे रेगिस्तान में उसकी बंजर ज़मीन पर हरियाली आ गई हो और उसका अंग अंग खिल गया हो। वो अपना सारा गम भूल गई। यूं ही रेहान ऐसे ही तो करता था। पति पत्नी का रिश्ता भी होता ही ऐसे है। जिंदगी की राह में एक थके तो दूसरा उसे हौसला देता है। यहाँ भी ऐसे ही था। जब वो थक के हारने लगती तो रेहान उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता था। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने नींद का बहाना बनाकर उसने फ़ोन रख दिया, लेकिन उसको नींद कहाँ आने वाली थी। वो ना चाहते हुए भी एक बार फिर अपने अतीत में कुछ टटोलने लगी, जहाँ उसे खाली हाथ लौटना था। हो हाँ, हम तो दुश्मन हैं ना। एक तुम्हारी बीवी ही सिर्फ सच्ची और सती सावित्री है, मिसेज हैदर हाथ नचाते हुए बोली। चांदनी खामोश खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। शादी को 2 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारी औलाद नहीं है। समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे? लोग भी तो हमसे पूछ रहे हैं ना, इसलिए मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहता हूँ। रेहान के वक्त लौटने के बाद चांदनी और रेहान के उनके बड़े भाई के पास पेशी हुई थी। जब रेहान के भाई ने उसे दूसरी शादी का फैसला सुनाया था और दुनिया भर का ज्ञान दिया था। ये सब सुनकर रेहान गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर भी उसने बड़े भाई का लिहाज करते हुए अपने गुस्से पर जब्त रखते हुए कहा, ऊपर वाला हमें जैसे रखे, औलाद दे या ना दे, मैं चांदनी को तलाक नहीं दूंगा, ना ही दूसरी शादी करूंगा। वो 2 टूक कहता हुआ चांदनी को वहां से लेकर निकल गया। हालांकि चांदनी ने रेहान को समझाने की कोशिश की थी कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन ये चांदनी को पता था वो कितने बार टूट के और कितनी हिम्मत से अल्फाज निकाले थे। रेहान ने चांदनी से सवाल किया, ठीक है मैं दूसरी शादी कर लूँगा, लेकिन तुम इसकी गारंटी देती हो कि उससे मेरी औलाद होगी? अगर उससे भी मेरी औलाद नहीं हुई तो तुम और कितनी शादियाँ करवाओगी? रेहान ने लगभग गुस्से में बोला और चांदनी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। रेहान अपनी बातों से टस से मस न हुआ। चांदनी रेहान को अपना जीवन साथी पाके अपनी किस्मत पर रश्क करने लगी। सच में वो बहुत खुशकिस्मत थी जो रब ने उसको अपने नेमत में यह नायाब हीरा निकालकर चांदनी का नसीब बना दिया था। लेकिन दुनिया की रस्में निभाने के लिए उनको दुनिया के साथ चलना ही था। रेहान जब आता चांदनी के साथ बहुत हंसी खुशी से रहता और ये देखकर सबके सीने पर सांप लौटते थे। सब एक जबान में बोलते, बताओ बांझ पर इतना लाड लुटा रहा है, अभी जवानी है ना, समझ नहीं आ रहा है, बुढ़ापे में समझ आएगा। अरे तुम्हें नहीं पता, मुझे तो लगता है कुछ करा कर खिला दिया है इस कलमुही ने, तभी मियाँ इतना लट्टू है। कुछ ऐसे ही अल्फाज चांदनी के कानों से टकराते, लेकिन रेहान के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता था। पीठ पीछे सब बातें बनाती रहती।
ये बात रेहान भी अच्छे से जानता था, इसलिए वो और जलाने के लिए चांदनी के लाड़ उठाता था। इन सब के बीच रेहान का फिर से जाने का वक्त आ गया। उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। वक्त जैसे पंख लेकर उड़ गया था। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन भारी मन से फिर उसने चांदनी से विदा ली और चांदनी यहाँ फिर अकेले रह गई। वो जा रहे हैं मेरे पहलू से ऐसे, साथ उनके जान जा रही हो जैसे। रोक लूँ उन्हें दिल की ये फरमाइश है, लेकिन हालातों ने कहा अजब सी ये ख्वाहिश है। उसने पहली बार उम्मीद लगाई थी, लेकिन रब को शायद कुछ और ही मंजूर था, और अपने उम्मीद की किरचियाँ उसने खुद ही बटोरी थी। इधर रेहान के अब्बा की तबीयत भी खराब रहने लगी। चांदनी पूरे दिल से उनकी और घर वालों की सेवा करती थी, लेकिन उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया था। कई बार उसका हौसला जवाब दे देता, लेकिन वो ससुर और अपने पति के खातिर फिर से खुद को समेट लेती। औरत की यही तो कहानी है, टूटना बिखरना उसके व्यक्तित्व की पहचान है। ससुर चांदनी को अपनी बेटी की तरह मानते थे, जिसका मान चांदनी ने भी बखूबी रखा था। पूरे घर में एक वही थे जिन्हें चांदनी की फिक्र रहती थी। चांदनी उनके पास जाकर ढेरों बातें करती और अपना मन हल्का कर लेती। हालांकि मिस्टर नईम अपने अनुभव और जिठानियों की चालबाजियों के बारे में बताते, लेकिन चांदनी बस हंस के टाल जाती थी। ऐसा नहीं था कि वो समझती नहीं थी, बस वो मन में कोई खटास नहीं लाना चाहती थी। आखिर उसका यहाँ से मन बेजार होने लगा, इसलिए उसने सोचा मायके का चक्कर लगाऊं। रेहान को यही तो बस चाहिए था कि कैसे वो मायके जाने के लिए राजी हो, क्योंकि रेहान अपने घर वालों के बारे में जानता था, इसलिए वो चांदनी को मायके आने को कह रहा था। लेकिन हर बार चांदनी ससुर की तबीयत का बहाना बना देती और रेहान भी चुप हो जाता। यूँ भी जब रेहान ने मिस्टर हैदर की बात नहीं मानी तो उन्होंने किनारा कर लिया। उन्हें बहुत धक्का लगा था रेहान ने उनकी बात क्यों टाली, इसलिए घर में और दिल में उन्होंने दीवार खड़ी कर ली, जिसका रेहान को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने चांदनी को जाहिर नहीं होने दिया। चांदनी को मायके आए कुछ 1 महीना हुआ था, लेकिन रेहान नहीं चाहता था वो घर पर जाए, इसलिए उसने बहाना बना रखा था कि मैं आने वाला हूँ, दोनों साथ चलेंगे। इसलिए चांदनी भी रुकी थी, लेकिन उसका दिल अपने ससुर की तबीयत पे अटका हुआ था। तभी एक खबर आई जिससे चांदनी को बहुत धक्का लगा। चांदनी के ससुर बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती थे और वो लगातार चांदनी से मिलने को कह रहे थे। चांदनी ने जब सुना, वो झट से ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। वो अभी रास्ते में ही थी कि उसके ससुर का इंतकाल हो गया। आखिरी समय में वो वहाँ नहीं थी और वो क्या कहते थे, राज उनके साथ चला गया था, जो कहने के लिए वो उससे मिलने के ख्वाहिशमंद थे, और ये रह रहकर चांदनी को कचोटता था। मिस्टर रहीम के बाद सारे रिश्ते और मोह का बंधन टूट गया था। अब चांदनी का वहाँ रहना जैसे नाको चने चबाना था। अब उसकी जेठानियाँ उसके सामने अपने बच्चे को नहीं आने देती, उसके हाथ से कुछ खाने देती। ये सब देख के उसका दिल बहुत दुखता था। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन उसके आंखों में आंसू नहीं बहते थे। अब लाने के तौर पर उसे रोज सुनने को मिलता, अगर बच्चा होना होता तो कैसे भी हो जाता। अरे बहन, पिछले जन्म का पाप है जो इस जन्म में मिल रहा है। पता नहीं कब बाँझ का मुंह देखना छूटेगा। दिन रात हमारे छाती पर बैठी रहती है। बताओ, हमारी भी बहुएं आने वाली हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा उन पर। उसे रोज ही ऐसे सुनने को मिलता था जब उसकी जेठानियाँ मोहल्लों की औरतों के साथ मजलिस लगाकर बैठा करती थी। अब चांदनी को इसकी आदत सी हो गई थी, लेकिन दिल कितना भी मजबूत क्यों ना हो, ऐसी बातें सुनकर दिल जख्मी हो ही जाता था। अब वो रेहान को अपने वतन आने के लिए जिद करने लगी। रेहान भी सब समझता था, इसलिए वो भी आने की कोशिश करता। रेहान के आने से पहले उसने सारा चेकअप कराया, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं निकली। ये बात सुनकर वो खुशी से फूले न समाई, जैसे उसे जीने का मकसद मिल गया हो।
डॉक्टर ने उसे समझाया, पति पत्नी को कम से कम 3 महीने साथ रहना ज़रूरी है, उसके बाद हम जान पाएंगे दिक्कत कहाँ आ रही है। उसने रेहान को बताया तो वो भी घर आने के लिए कोशिश करने लगा। वो भी जल्दी से जल्दी चांदनी के पास आ जाना चाहता था। रेहान अपने वतन लौट आया और इस बार दोनों ने एहतियातन डॉक्टर को भी दिखाया था। इस बार उन दोनों को पूरी उम्मीद थी कि कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। तभी रेहान के भाई का रिश्ता तय हुआ और उन दोनों को वहां जाने के लिए रवाना होना पड़ा। हालांकि चांदनी थोड़ा जाने से हिचकिचा रही थी। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो रेहान का मुंह देखकर जाने के लिए तैयार हुई। यूँ भी जब मिस्टर नईम की जब तबीयत बिगड़ी थी, वो चांदनी से कहा करते थे कि वो सब का शादी ब्याह कर दिए हैं, पता नहीं वो जिंदा रहें या ना रहें। उनके छोटे बेटे का भी शादी करके उसका घर बसा दें। वही बातें चांदनी याद करके बेमन जाने के लिए तैयार हुई। वहाँ ससुराल में रेहान को देखते ही बड़े भैया लोगों ने अपने हाथ झटक लिए और सारे पैसे रेहान को ही लगाने थे। रेहान थोड़ा परेशान हुआ कि उसने कभी शादी ब्याह की जिम्मेदारी नहीं उठाई है, वो कैसे सब करेगा। रेहान ने दूसरी शादी से मना कर दिया था, इसलिए बड़े भाई उससे खफा रहते थे और उन्होंने सारे कामों से अपना पल्ला झाड़ लिया था। ये बात रेहान बखूबी समझता था। उसको थोड़ा दुख हुआ, फिर उसे अपने पापा की कही बात याद आ गई, इसलिए अपना फर्ज समझकर उसने अपने छोटे भाई की शादी करने का बीड़ा उठाया। इधर चांदनी की कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। काम के चक्कर में वो ध्यान ही नहीं दे रही थी। घर में इतना सारा काम फैला हुआ था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे क्या करे। अरे चांदनी, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? रेहान ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं रेहान, बहुत सर चक्कर दे रहा है, थकावट सी लग रही है, अजीब सा जी हो रहा है, चांदनी ने बताया। काम के चक्कर में तो बिल्कुल खाना पीना ही त्याग दिया है। जब जानती हो कि घर में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है तो खुद तो ध्यान रखना चाहिए ना। मैं कहाँ कहाँ देखूँगा। रेहान थोड़ा झुंझलाते हुए, थोड़ा परेशान होते हुए बोला। रेहान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, उसने समझाया। हाँ, हमारी तो आंखें ही नहीं हैं, हमें नहीं कहीं नहीं दिखता है, रेहान ने तंज कसते हुए कहा। रेहान को ऐसे देखकर चांदनी को उस पर टूट कर प्यार आया। चांदनी को कुछ भी हो जाए तो रेहान ऐसे ही परेशान हो जाता था। कुछ नोक झोंक और कुछ रस्साकसी में देवर की शादी जैसे तैसे बीत गई। तब रेहान और चांदनी ने चैन की सांस ली थी। एक दिन रेहान और चांदनी कमरे में बैठे हुए थे, तभी रेहान की बहन ने दरवाजे पर दस्तक दी। अपनी बहन को दरवाजे पर देखते ही रेहान ने कहा, आपी, आप आइए ना अंदर, बाहर क्यों खड़ी हैं? रेहान की बहन ने कहा, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती। रेहान ने कहा, हाँ हाँ आपी, क्यों नहीं, बोलिए क्या कहना चाहती हैं? रेहान ने कुछ परेशान होते हुए पूछा। उसे लगा कि कोई परेशानी की बात होगी। बहन भाई का प्यार भी हो, ऐसा है, बहन को जरा सा भी परेशानी में देखकर भाई परेशान हो ही जाता है। रेहान की बहन ने बोलना शुरू किया। मेरे ससुराल के पास एक माता रहती है, वो बहुत ही पहुंची हुई है, उनके पास दूर दूर से लोग दिखाने आते हैं और एक ओझा भी है। एक काम करो, इन दोनों से तुम दिखाओ, आखिर हमारा भी तो दिल करता है हम भी बुआ बने। घर भर में नज़र दौड़ा लो, सबकी औलाद हो गई है, एक तुम लोग ही ऐसे हो, वो परेशान होते हुए बोली। रेहान की बहन की ये बात सुनकर रेहान और चांदनी एक दूसरे को देखने लगे। ठीक है आपी, आप पता बता देना, मैं जाकर इन्हें दिखाऊंगा। रेहान बस इतना ही बोल पाया। रात को कमरे में, क्या हुआ रेहान, आप इतना परेशान क्यों हैं? रेहान को चुपचाप देखकर चांदनी ने सवाल किया। मैं कल तुमको आपी के बताए पते पर ले चलूँगा, वरना उसको बुरा लगेगा और तुम भी मुझे सुनाओगी। इतना कहकर वो चुप हो गया। रेहान को ऐसे चुप देखकर उसे कुछ भी कहना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए वो भी लाइट बंद करके लेट गई। अगली सुबह, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आपी के यहाँ चल रहे हैं, रेहान कमरे में दाखिल होता हुआ बोला। चांदनी तैयार होने के लिए उठी और अलमारी से कपड़े निकालने के लिए जैसे ही अलमारी खोली, रेहान उसके पास खड़ा था। उसकी अचानक देखकर वो चौंकी, लेकिन रेहान का गंभीर चेहरा देखकर बोली, रेहान कोई बात है क्या?
कल से देख रही हूँ आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और उसे सोफे पर बैठाया। रेहान ने सपाट शब्दों में कहा। चांदनी ने एक नज़र रेहान के चेहरे की तरफ देखा। वहाँ उसे परेशानी और चिंता के मिले जुले भाव दिखे, जैसे वो खुद को तैयार कर रहा हो कुछ बोलने के लिए। चांदनी, मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन अगर मैं तुमको यहाँ नहीं ले गया तो आप ही को बहुत बुरा लगेगा। तुम तो जानती ही हो, अब अम्मी के गुजर जाने के बाद बहनों ने ही माँ बाप का प्यार दिया है। मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। यहाँ जाने के बाद जिन्हें जो भी हो, मैं तुमसे कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम मेरे लिए हमेशा अनमोल हो। रेहान परेशान होते हुए बोला और आंखों से आंसू आ गए, जिसको रेहान ने छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। रेहान को इस तरह देखकर चांदनी के दिल के 100 टुकड़े हुए। अभी रेहान उससे जान भी मांगता तो वो उसको हंसते हंसते दे देती जान। आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे हो। मैं आपके प्यार पर कभी शक नहीं कर सकती। आप पर शक करना जैसे खुदा पर तोहमत लगाने के बराबर है। अगर आप ही को सही लगता है तो वहाँ हम जरूर जाएंगे। क्या पता रेहान, खुदा ने हमारा नसीब वही खोला हो। उसने रेहान को गले लगाते हुए कहा। रेहान पहले चांदनी को ओझा के पास लेकर गया। उन्होंने दवा दी और कुछ बातें बताई। उसके बाद वो चले आए। रास्ते में उन्हें एक बच्चा रोता दिखा। उन्होंने गाड़ी रोककर देखा तो एक औरत अपने हस्बैंड से झगड़ा कर रही थी। वहीं पास में बैठा बच्चा रो रहा था। मालूम करने पे पता लगा कि पति खाता पीता है और वो बच्चों के दूध के पैसे के भी दारू पी गया था। नशा भी कैसी चीज़ है जो इंसान को अपने अलावा कुछ नहीं दिखता है। बच्चे को ऐसा रोता देख रेहान का दिल बुरी तरह दुखा था। उसने जेब से पैसे निकाले और महिला के हाथ में थमा दिया और कहा, बहन जाओ, इसके लिए दूध ले आओ और अपने घर के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी। और उसने उसके हस्बैंड को भी हिदायत दी कि अब ऐसी गलती ना करे। तभी बगल से किसी आदमी ने कानाफूसी की। अपनी औलाद तो है नहीं, आए बड़े दूसरे का दर्द समझने वाले। भाई पैसे वाले हैं, पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है। अब दिखावा करने के लिए पैसा कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगे ही। दूसरे आदमी ने तंज किया। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है। जो औलाद की कद्र करते हैं उसकी गोद सूनी रखे हैं, जिसे उसकी कद्र नहीं उसे औलाद दे रखी है। चांदनी ने सोचा, तभी रेहान उसके पास आया और उसकी सोचों का सिलसिला टूटा और दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। दूसरे दिन रेहान की बहन के कहे मुताबिक दोनों माता जी के दरबार में हाजिर थे। वहाँ देखा एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। दोनों ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और वहाँ बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और चांदनी को पास से जमीन की मिट्टी उठाकर उसके हाथों में रखा और कहा, खाओ। ये सुनकर चांदनी रेहान का चेहरा ताकने लगी। रेहान बस बेबस सा वहाँ बैठा था। दोनों अंधविश्वासी नहीं थे, लेकिन औलाद की चाहत ने उन्हें कहाँ से कहाँ ला दिया था। इतने में चांदनी की आंखों से आंसू फिसलने लगे थे। चाहते हुए भी उसने दिल का कड़ा किया और अंधविश्वास का शिकार हो गई। चांदनी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ही तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है, रेहान ने गंभीर स्वर में कहा। अरे नहीं रेहान, इसमें आपकी क्या गलती है? शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है, उसने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। वो क्या समझेगा पीर पराई, जिसकी न जग में हुई हंसाई। वक्त की पड़ गई ऐसी मार, दिल हो गया लहूलुहान। बहुत दिनों से चांदनी की दादी उसे मिलने के लिए बुला रही थी, लेकिन देवर की शादी की वजह से वो अपने दादी हाल नहीं जा पा रही थी। अब जब सब चीज़ संपन्न हो गया था तो उसने दादी के यहाँ जाने का फैसला किया। रेहान उसे लेकर उसकी दादी के यहाँ चला गया। वहाँ पहुँचकर भी उनकी हालत कुछ दूसरी नहीं थी। वहाँ भी लोग तरस की निगाह से देखते तो कुछ लोग सलाह देते हैं कि अब आए हो तो यहाँ दिखा लो, वहाँ दिखा लो, ये डॉक्टर अच्छा है। रेहान और चांदनी बस चुपचाप सुन के रह जाते थे। वो क्या ही कर सकते थे और किस को क्या समझा सकते थे। शेष भाग अगले पार्ट में ज़रूर सुनिएगा। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
थैंक यू।